नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसा कि अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है। ये स्टूडेंट ये जो आपका टॉपिक है, ये जो हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये मतलब उसी कुछ ऐसा सिमिलरिटी, कुछ मिलता जुलता आपको मिलेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं है, मतलब इससे थोड़ा सा बिल्कुल मैच करता हुआ मिलेगा ये, तो उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। थोड़ा सा जैसे पिछले जो आपका हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े हुए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका क्या था, ई अपॉन एफ था। तो उसमें क्या था, दो आपके इवेंट्स थे एक ही सैंपल स्पेस के, तो हम उसमें क्या इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था। तो हमें कह रहा है कि इसी का आपका इसी जो आपका प्रोबेबिलिटी है, इसी का ये क्या है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो जरा आइए देखते क्या वो चीज है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेट ई एंड एफ आर इवेंट्स ऑफ a sample space S. Let E and F are events of a sample space. Let E and F are two events of a sample space S. तो हमें क्या करना है, E इंटरसेक्शन क्या डिनोट करेगा, E इंटरसेक्शन F क्या डिनोट करेगा, इंटरसेक्शन एफ डिनोट करेगा इवेंट्स ई एंड इवेंट्स एफ बोथ हैव अकर्ड। मतलब इवेंट्स ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड, अगर ई और एफ दो इवेंट्स आपके हैं एक ही सैंपल स्पेस के, मतलब आपका जिसे हम बताया था आप लोगों को, एक आपका सैंपल स्पेस एस हो जाएगा, इसके दो इवेंट्स हो जाएंगे, एक इवेंट्स ई है और एक इवेंट्स एफ है। एक इवेंट्स आपका ई है और दूसरा इवेंट्स क्या है, एफ है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इवेंट्स ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड। मतलब इवेंट्स ई और एफ दोनों एक साथ हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स होगी, मतलब कि इवेंट्स ई और इवेंट्स ये दोनों एक साथ हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जरा देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब क्या हुआ कि दोनों एक साथ हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट ऐसा हुआ होगा कि पहला इवेंट्स हो गया होगा, उसके बाद दूसरा हुआ होगा। तो जब पहला हुआ है स्टूडेंट, तो अगर हम ये यूं करें कि आपका इवेंट्स ई पहले हुआ था, जब इवेंट्स ई पहले हुआ था तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब स्टूडेंट्स हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए हैं कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे वही केस बन रहा है कि अगर आपका ई हो चुका है, ई अगर हो चुका है तो एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे जरा देखिएगा पी अपॉन ई मीन्स क्या, ई हो चुका है, ई आपका क्या हो चुका है और एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट। तो दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपका यही जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका कंसेप्ट है, ये कि ऐसा हो सकता है कि ई हो चुका था, ई होने के बाद अब क्या होगा, एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी। ऐसा भी स्टूडेंट्स हो सकता था, इस केस को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसा हो सकता था कि पहले आपका एफ हो चुका होगा। तो एफ अगर हो चुका होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में हम क्या लिखेंगे, एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो जब एफ हो चुका है, एफ आपका हो चुका है, ठीक है, तो फिर ई की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ई की होने की क्या प्रोबेबिलिटी, डॉट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई हो जाएगा। यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे उसमें ये था कि एक दिया हुआ था और दूसरा निकालना था। यहाँ पे क्या है, दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ऐसा हो सकता था कि पहले ई हुआ होगा, ठीक है,
उसके बाद एफ हुआ होगा, तो जब ई हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने कर दिया था, और ई के होने के बाद एफ हुआ होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी। दूसरा केस ये बना कि ऐसा हो सकता था कि एफ हो चुका था, तो एफ के होने के बाद ई के होने क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ तो हो चुका था, और जब एफ हो चुका था तो ई के होने क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हो जाएगा। यही स्टूडेंट जो है, यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। और इसमें अगर नहीं समझ पाएंगे तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से हो सकता है कि और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आप लोग परेशान मत होइएगा, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी थोड़ा सा डाउट होगा आप लोग सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन जो प्रोबेबिलिटी था उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब हम, अगर आप लोग स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे, उस चीज को नहीं समझेंगे, तो यहाँ विद हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे थोड़ा और आप क्लियर होगा। अच्छा, लेकिन अभी आप परेशान मत हुई, अगर यहाँ से भी नहीं क्लियर होता है तो हम और 1-2 एग्जाम्पल कराएंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें निराश मत होइएगा, हम 1 बाय 1 स्टेप चलते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, हमको निश्चित कमेंट करिएगा, और हम उसको आप रेक्टिफाई करेंगे, जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक अर्न है, अर्न क्या कंटेन किया हुआ, एक सपोज करिए एक आपका अर्न है, एक अर्न है, अर्न में क्या है, आपके 10 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, और आपका इसी में एक ही अर्न में 10 ब्लैक बॉल हैं, और क्या 5 आपका व्हाइट बॉल है, ये आपका अर्न है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, ये कह रहा है अब इसमें से 2 बॉल निकाले आते हैं, क्या कह रहा है कि 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकाला आता है। अब जरा देखिए, एक के बाद एक कह रहा है ना, एक मतलब एक के बाद एक, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकाला जा रहा है। तो ये जो आपका कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट कैसा होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इसमें लगेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ कि एक जब निकाला गया तो उसमें वो डाला नहीं गया, उसको रख दिया गया, बाहर रख दिया गया। मतलब यहाँ पे अगर हम 10 बॉल, आपका 10 बॉल है और 5 व्हाइट है, इसमें से हम एक निकालना है, तो जो निकालना है उसको फिर हमें रखना नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये है कि एक के बाद एक निकाला गया और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फिर क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो दोनों बॉल निकाले गए, एक कह रहा ब्लैक बॉल निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहा एक ब्लैक बॉल निकाला एक बार गया, फिर दूसरा ब्लैक बॉल एक बार निकाला गया। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। हमें यही से को निकालना है। तो इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं। सोल्यूशन हम ये भी नोट कर दें कि आपका जो ई था, ई एक इवेंट था, आपका एक सैंपल स्पेस था, सपोज करिएगा आपका एक आपका सैंपल स्पेस है, तो इसे सैंपल स्पेस होगा। अब इसके 2 इवेंट्स होंगे, एक आपका क्या, एक इवेंट ई है, ई, और दूसरा आपका इवेंट क्या होगा, एफ होगा। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इवेंट आपका ई क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। दूसरा इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं एफ। यह कैसा इवेंट्स हो जाएगा, ड्रॉन ड्रॉन सेकेंड बॉल ड्रॉन ड्रॉन सेकेंड बॉल इज ब्लैक इवेंट। अब इसमें जरा देखिएगा, एक जो आपका जो पहला बॉल निकाला गया था उसको मैंने ई से डिनोट कर दिया था, और जो दूसरा बॉल निकाला गया उसे मैंने एफ से डिनोट कर दिया। अब यही निकालना है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो दोनों बॉल निकलना है वो कैसे ब्लैक हो। तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इंटरसेक्शन एफ मतलब हुआ क्या कि हम ई हो चुका है, जब ई हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां जरा देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई।
मतलब क्या हुआ कि जब हम एक बार निकाल दिए, एक बार हम क्या निकाल दिए, जब एक बार हम ई निकाल दिए थे तो फिर हमें यफ की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, कब, जब यफ ई यहाँ पे क्या निकला हुआ है, मतलब एक ई निकल गया यहाँ पे, अच्छा ई निकल गया यहाँ पे, तो जब ई हो चुका तो यफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही आपका होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होता है, इसी से हमको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, अब जरा देखिएगा, हम 10th में चलते हैं। 10th में जो आपका प्रोबेबिलिटी का एक ही देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपने लॉजिक को यूज करना है और लॉजिक को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे बस एक ही दो फार्मूला आपको मिलेंगे, बाकी सारे आपकी लॉजिकल चीजें हैं। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड चीज होगा, और अगर आपका लॉजिक नहीं सही है तो स्टूडेंट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको मेहनत करिएगा, अगर लॉजिक नहीं सही होगा, अगर लॉजिक सही है तो खैर दोनों लोग को मेहनत तो करना ही है, लेकिन लॉजिक जिसके पास है उसको थोड़ा सा कम लेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ जरा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, आप लोग को 10th में हम पढ़ा दिए होंगे, मतलब या पढ़े होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स की क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करते हैं तो यहां पे जरा देखिए, अर्न के पास 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट हैं, तो टोटल कितने आपके आउटकम होंगे, 10 + 5, 10 + 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अच्छा, अब एक पहला आपका जो बॉल कैसा ब्लैक होगा, तो जो ब्लैक निकलेगा वो इसी में से ब्लैक निकलेगा। आपका जो 10 ब्लैक है अगर आप निकालेंगे तो इसमें से ब्लैक निकलेगा, तो आपका फेवरेबल क्या होगा, आपका फेवरेबल क्या होगा, 10 होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, मतलब हुआ क्या कि जब ई दिया हुआ था तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में ये है कि जब मैंने एक बार निकाल दिया था तो उसको इसमें रखना नहीं है। अब जब आप इसमें जब एक बार निकालेंगे, एक बार निकालने के बाद यहाँ पे ब्लैक कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 ब्लैक बचेगा। तो जब 9 बचेगा तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना चाहें, कब, जब ई गिवन है, तो जब ई गिवन है तो टोटल यहाँ पर आपका टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आपके आउटकम होंगे, 9 + 5 मीन्स हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। और आपका जो ब्लैक निकलेगा फिर क्या करें, ये कैसा इवेंट्स है कि ड्रॉन सेकंड ब्लैक बॉल इज ब्लैक, मतलब दूसरा जो बॉल निकाला जाएगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो जब ब्लैक होगा यहाँ पे जो ब्लैक निकलेगा इस 9 में से स्टूडेंट निकलेगा ब्लैक बॉल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि विदाउट रिप्लेसमेंट आपने पहला बाल निकाल दिया था तो पहले बाल को इसमें आप नहीं रखेंगे, तो जब नहीं रखेंगे तो ब्लैक कितना बचा आपके पास, 9 बचा। तो जब 9 बचेगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 14 हो जाएंगे और टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो अब हम मेरे पास दो वैल्यू मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसकी वैल्यू को पुट करिएगा, तो जब आप पुट करिएगा यहाँ पे तो 10/15 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 14 स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करिएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 7 = 14 हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही स्टूडेंट आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। यही जो स्टूडेंट्स आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आप लोग समझ गए होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, और आफ्टर दैट आई विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहे थे। अब अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जब कोई इवेंट्स आपका कोई सैम्पल स्पेस है, कोई आपका सैम्पल स्पेस है, कोई सैम्पल स्पेस है, उसमें 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट्स आपका एफ था और एक इवेंट ई था और दूसरा इवेंट क्या था, एफ था। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर एक सैम्पल स्पेस होगा तो उसमें मोर देन 2 इवेंट्स हो सकते हैं। हम तीसरा इवेंट्स भी ले रहे हैं, वो कैसा इवेंट्स होगा आपका, ये आपका इवेंट जी होगा।
मतलब एक सैंपल स्पेस है, इसके 3 इवेंट्स, एक ई है और दूसरा एफ है और तीसरा जी है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें एक के बाद एक हो रहे हैं, एक पहली में एक ई हो गया, दूसरी बार एफ हो गया कब, जब ई हो चुका है, और तीसरी बार जी के होने की क्या शर्त होगी, जब आपका कंडीशन दिया होगा ई और एफ क्या गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, जी होगा। मतलब मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, एक इवेंट्स आपका क्या है, एक इवेंट्स आपका ई है, दूसरा इवेंट्स क्या है एफ है, और तीसरा इवेंट्स क्या है जी है। मतलब एक के बाद एक हो रहे हैं, पहली बार एक ई हो रहा है, दूसरी बार एफ हो रहा है, तीसरी बार क्या हो रहा है जी हो रहा है। तो अभी तक हम 2 प्रोबेबिलिटी मतलब 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि मोर देन 2 इवेंट्स, अगर मोर देन 2 इवेंट्स दिए होंगे तो तीनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे हम पहली बार ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ई हो चुका है, ऐसा हुआ होगा तीनों में से कोई ना कोई तो पहले हुआ होगा, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपके जो ई इवेंट्स है इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई हो जाएगा डॉट। अब जब ई हो चुका है स्टूडेंट्स, तो एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो एफ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, एफ अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब ई हो चुका था, जब ई हो चुका था तो एफ की होने की क्या शर्त होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई हो जाएगा। अब स्टूडेंट तीसरी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि जब ई और एफ स्टूडेंट क्या एफ हो चुका है, तो जब ई और एफ हो चुका है तो जी की क्या शर्त होगी होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपान ई इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा। हम इसे ऐसे ही राइट डाउन करेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई हो जाएगा स्टूडेंट्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपान ई एफ हो जाएगा स्टूडेंट। यही जो कंसेप्ट चलेगा, बाकी सारा जो अभी आप लोग को हम एग्जाम्पल्स कराए हैं उसी बेस पे सारे एग्जाम्पल लगेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मोर देन 2 इवेंट्स होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये शर्त होगी, ये वाली शर्त होगी और ये वाली शर्त, दोनों एक ही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। और आगे आप क्वेश्चन करिएगा, और क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो जाके कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करिएगा, एंड देन आफ्टर आई विल रेक्टिफाई। थैंक यू।